महिला पतंजलि योग समिति MPYS ऑनलाइन योग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी विशिष्ट वक्ता उपस्थित है जिन्होंने आयुर्वेद, पोषण एवं स्वस्थ जीवन शैली के क्षेत्रों में वर्षों का अनुभव किया हुआ है। डॉक्टर दीपाली जी अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज अहमदाबाद से BA MS की शिक्षा प्राप्त की तथा गांधीनगर सिविल अस्पताल से मेडिकल इमरजेंसी ट्रेनिंग कोर्स किया। आपने आधुनिक चिकित्सा का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए आपने अहमदाबाद में केसर सेल अस्पताल सहित विभिन्न अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य किया है, जहां आपने फिजिशियन, सर्जरी एवं स्त्री रोग विभागों का अनुभव किया है। दिल्ली में आपने प्रसिद्ध न्यूट्री हेल्थ क्लिनिक डॉक्टर शिखा शर्मा के साथ भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो आज का सब्जेक्ट है ऑटिज्म, इसमें आपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए पोषण, आहार एवं जीवन शैली के महत्व पर विशेष कार्य किया है। इस क्षेत्र में आपका जो अनुभव है वह 10-12 वर्षों से भी अधिक का है। इसके अलावा ऑनलाइन आयुर्वेदिक आप परामर्श भी दे रही हैं, जिसमें आपका जो कार्य क्षेत्र है वजन नियंत्रण, जीवन शैली प्रबंधन तथा आयुर्वेदिक प्रकृति के अनुसार भोजन एवं दिनचर्या का मार्गदर्शन करना है। वर्तमान में आप ब्रह्मानंद प्रतिष्ठान ब्रह्मगिरी खारनगर नवी मुंबई में विशेष बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए पोषण एवं जीवन शैली संबंधी परामर्श दे रही है। आपकी प्रेरणादायक उद्यमशीलता की यात्रा पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है और यूट्यूब और पॉडकास्ट के माध्यम से भी आप स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का प्रसार कर रही हैं। आज का आपका अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है ऑटिज्म, जिसका आयुर्वेदिक पोषण एवं जीवन शैली में उसकी क्या भूमिका है। इस विषय के माध्यम से आप बताएंगे कि ऑटिज्म से प्रभावित जो बच्चे हैं उनके समग्र विकास में उचित आहार, दिनचर्या, आयुर्वेद एवं पारिवारिक सहयोग की भी क्या भूमिका रहती है, और इसमें अभिभावकों को किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आइए हम सभी अपनी आज की वक्ता डॉक्टर दीपाली जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और उनके इस महत्वपूर्ण विषय पर अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त करें। डॉक्टर दीपाली जी, आपका हार्दिक स्वागत है। Thank you, Dipji. Am I audible? यस। Yeah, thank you so much. थोड़ा सा करेक्शन करूंगी। पता नहीं, शायद खुशी का मैसेज है या दुख का है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग दिल्ली से है वो नहीं पता है, बट आई कम बैक टू दिल्ली। ओ, सो अरे वाह। हाँ, या वेरी नियरेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट मंथ ही अभी हुआ है। सो आई एम कौन अवेलेबल सी इन दिल्ली जगह है नाउ। दिल्ली, दिल्ली में? दिल्ली द्वारका में ही हूँ, गुड द्वारका गुड सेक्टर गुड, 18 में। बहुत हाँ अच्छा। जी, दिल्ली स्वागत द्वारका है, सेक्टर 18। स्वागत है, स्वागत है। वेरी गुड। तो अगर किसी को पर्सनली भी आना है, मिलना है, सो रियली नियर बाय। जरूर जरूर, हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं हम ऑटिज्म से। आप लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करके मुझे जस्ट हैंड रेस करके बता सकते हैं या अनम्यूट करके बता सकते हैं कितने लोगों को ये ऑटिज्म नाम का वर्ड पता है या उसका मीनिंग पता है। या जिसको पता है वो बोल भी सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कितने लोग यहाँ पे इस वर्ड से अवेयर है कि ऑटिज्म क्या है। ये मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं इसको। और हाँ ये जी। जो है डे टू डे बिहेवियर में या या तो बच्चा शाई रहता है या बोल नहीं पाता, या उसकी कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को और सोशल सोसाइटी में मिक्सअप नहीं हो पाता। बिल्कुल सही सर। सर आप मतलब डॉक्टर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रखते हैं, इसलिए डेफिनेटली आपको पता है। मेडिकल और फील्ड जो नॉर्मल, हाँ मतलब जो सोशल है, नॉर्मल है, मतलब अदर सोसाइटी वाइज, उनके लिए ये एक बीमारी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगी, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ये है आपका एक कंडीशन। जैसे हम अगर बताएं कि बाल्यावस्था होती है, टीनेजर्स होता है, किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा आ गया, तो एक अवस्था है ये कोई डिसीज नहीं है कि जिसको मैंने दवाई दी और वो क्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है
कि जैसे सर ने बताया वो बिल्कुल सही है कि जब मेंटल डेवलपमेंट कंडीशन होती है वो पर्सन के कम्युनिकेशन पे इफेक्ट करती है, उसके बिहेवियर पे इफेक्ट करती है, दूसरों के साथ सोशल इंटरेक्ट करने में इफेक्ट करती है, वहां को उस कंडीशन को हम ऑटिज्म कहते हैं। इसका दूसरा नाम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD भी बोला जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इट्स अफेक्ट डिफरेंटली। जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे आप बात करते हैं, जैसे कोई और बात करता है, हर एक का बात करने का तरीका, हर एक का बोलने का तरीका, हर एक का कम्युनिकेट करने का तरीका अलग अलग रहता है। लाइक जैसे अगर मुझे एक सिंपल एक सिंपल मुझे कमांड देनी है कि मुझे पानी पीना है, तो मैं किसी को बोल सकती हूँ प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। कोई बोलेगा अरे पानी लाओ, कोई बोलेगा पानी क्यों नहीं दे रहे हो। तो हर एक का बोलने का, बताने का, कन्वे करने का तरीका अलग होता है। कोई उठ के अपने आप ले लेगा, कोई मांगेगा ही नहीं, कोई चुप होके बैठा रहेगा, उसको पानी पीना है तो भी। तो ये हर एक पर्सन टू पर्सन ये तरीका अलग होता है। तो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनका जो मेंटल लेवल होता है, मेंटल कंडीशन होती है, वहाँ जहाँ पे वो सोशल या बिहेवियर की बात आती है वहां पे उनका ये थोड़ा लेवल डिफरेंट हो जाता है, वो अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको समझ नहीं है, उनके इमोशंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो हमारी तरह ही होते हैं, बस उनसे डील करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। ये कहते हैं ऑटिज्म। अब ऑटिज्म क्यों होता है उसका साइंस में भी अभी आंसर नहीं है, आयुर्वेद में भी इतना करेक्ट आंसर नहीं है। जैसे अगर कोई बोलता है कि डायबिटीज क्यों होता है, तो पता है कि इंसुलिन की प्रॉब्लम की वजह से डायबिटीज होता है। या आप स्ट्रेस लेवल पे ज्यादा जाते हो तो आपका इंसुलिन में प्रॉब्लम आता है, तब जाके शुगर आपका बीमारी डिटेक्ट होता है, राइट। अब ऑटिज्म क्यों होता है उसके बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। उसमें एक होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जब शुक्र और शोणित, मतलब आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप स्पर्म एंड ओवम, उसको शुक्र एंड शोणित बोलते हैं, उनका जब मिलन होता है तब जो ब्रेन सेल्स, जीन्स में जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं वो किस तरह से जॉइंट होते हैं, वहां पे अगर कोई डिसफंक्शन हो जाता है तो ऑटिज्म हो सकता है। लेकिन वो भी उसका कोई प्रूफ ऐसा है नहीं कि आपके फैमिली में अगर कोई बच्चा ऐसा है या कोई पहले की प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी रही है तो आपका बच्चा वैसा ही होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, उसके साथ एक फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, रेटे सिंड्रोम होता है, टर्बुलस स्क्लेरोसिस नाम का एक सिंड्रोम होता है। ये कुछ ऐसी डिजीज है जो कभी कभी ऑटिज्म के साथ देखे गए हैं। उसको हम डेफिनेटली जेनेटिक्स मान सकते हैं कि वो जेनेटिक में प्रॉब्लम इश्यू आने की वजह से ये डिसीज हुआ है, या ये सिंड्रोम दिखता है। सॉरी, डिसीज नहीं कहेंगे उसको, भी सिंड्रोम ही कहेंगे कि ये सिंड्रोम दिखता है बिकॉज वो एक्स और वाई से रिलेटेड होता है। दूसरा एक रीजन हो सकता है बर्थ डेवलपमेंट के टाइम पे, जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तब, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब आप वात वात का इम्बैलेंस रहता है तब ये हो सकता है। अ, जो हमारे बॉडी के न्यूरो होते हैं उसमें सेरेटोनिन और डोपामाइन की अगर कमी हो जाती है, बर्थ, जब बच्चे का बर्थ डेवलपमेंट फीटस में हो रहा है तब, तभी भी ये हो सकता है। सबसे ज्यादा जो कॉमन थोड़ा सा पाया गया है उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। जहाँ पे ये टाइप के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहा है, तो जो रिसर्च के बेस पे उभर के बाहर आया है, सबसे पहले ओल्ड एज पेरेंट्स, जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन होने को आया है कि आफ्टर 28 30 35 के बाद लोग मैरिज करते हैं, देन अगेन फैमिली प्लानिंग। सो लेट मैरिज, लेट बच्चे का जन्म होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है। वैसे भी इफ आई गो फॉर द गायनेकोलॉजी साइड्स, तो आफ्टर 30 आपकी जब प्रेगनेंसी रहती है तो उसको वैसे ही हाई रिस्क में रख दिया जाता है। दूसरा ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब कुछ बहुत अर्ली स्टेज में अब आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल पहले इतना जल्दी डिटेक्ट नहीं होता था या नहीं होता था हम सबको। तीसरी बात,
प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आना, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड हो जाना, शुगर आ जाना आपको, उस टाइम पे जो कॉम्प्लिकेशंस अगर आपकी बढ़ रही है, तब उसमें बच्चे को ऑटिस्टिक होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। प्री मैच्योर बर्थ होना, बच्चे का लो बर्थ वेट होना, बच्चा बर्थ के बाद रोना नहीं उसका ठीक से, सर्टेन एक्सपोजर, जो अगर कोई काम करता है मेटल में, हैवी मेटल के साथ काम करता है, उसके साथ ज्यादा किसी मदर का एक्सपोजर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब ये देखा गया है। ज्यादा स्क्रीन एडिक्ट जो अभी बहुत कॉमन हो चुका है, स्ट्रेस जो बहुत कॉमन हो चुका है, बिकॉज एवरी प्रेग्नेंट लेडी इज अ वर्किंग लेडी राइट नाउ। तो ज्यादा स्क्रीन का एक्सपोजर होना, ज्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर होना, ये सारी बातें भी इफेक्ट करती है आपके बर्थ में। इसको हम आयुर्वेद में गर्भ संस्कार बोलते हैं, कि आपका जब बच्चा हो रहा होता है तब गर्भ निदान संस्कार, पूरा एक गर्भचर्या बताया गया है आयुर्वेद में, कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उससे आज का प्रैक्टिकल वे बहुत ही अलग चल रहा है। तो उसको एक बहुत ही ठोस रीजन माना जाता है कि आजकल ऑटिस्टिक बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो वैक्सीनेशन हमारा हुआ है या हमसे पहले हुआ है, मिजल्स और उन सब का, उसका एक साइड इफेक्ट होके भी ये चीज उभर के बाहर आ रही है। बट इसका कोई प्रूवन रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि क्यों होता है। ओके, तो ये सारे एक क्वेश्चन मार्क के कॉजेज है जो एक रिसर्च के बेस पे बाहर आ रहे हैं। बट अभी तक इसका कोई कोई भी कंफर्म एक रीजन नहीं बाहर आया है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी उसका मेन यही है कि जब आपकी गर्भचर्या होती है, गर्भ निदान, जिसको हम बोलते हैं कि गर्भकालीन निदान, उसमें अगर आप वायु वाला आहार विहार ज्यादा करते हैं, जैसे ड्राई खाना, बासी खाना खाना, हैवी खाना खाना, तो ये हो सकता है। अगर आप वैसे ही घूमने का विहार, मतलब स्ट्रेस में रहना, फिर किसी डर में रहना, किसी दुख में रहना, तो ये सारी बातों का वात प्रकोप होता है, उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। ऐसा आयुर्वेद में गर्भ निदान संस्कार में बताया गया है। अब आयुर्वेद में ऑटिज्म नाम का वर्ड आपको, कितनी भी बुक स्थान मानोगे, उसमें ऑटिज्म नाम का वर्ड आपको नहीं मिलता है। वहां पे उन्माद, अपस्मार, झगड़िया, ऐसे ऐसे वर्ड अलग टाइप के मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑटिज्म नाम का वर्ड नहीं होता था। इवन एलोपैथी में भी, अगर मेरे से या मेरे से पहले किसी ने, जिन्होंने पढ़ाई की है, तो उनकी बुक्स में ऑटिज्म नहीं होता था। ये थोड़ा सा अभी लास्ट आई कैन से 20-30 ईयर्स के बाद थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हुआ है इंडिया में। ये इंडिया से बाहर बहुत पहले से नोन था, बट इंडिया में आज भी लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है। जैसे पोस्ट बर्थ भी बताया कि पोस्ट बर्थ बच्चा अगर रोता नहीं है, लो बर्थ वेट होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फीडिंग ठीक से नहीं कर पाता है, तभी भी होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तीसरा एक मेन रीजन बताया गया है कि मनोचिकित्सा। जब गर्भ रहता है तब आप कौन सी कंडीशन में रहते हो, आपका रजस, तमस और सत्व, हमारे मेन 3 मानसिक गुण बताए गए हैं। अगर रजस ज्यादा बढ़ रहा है तो वो रेस्टलेसनेस बढ़ाएगा आपकी, अगेन वो वात प्रकोप करता है। तमस बढ़ रहा है तो वो आपका डलनेस बढ़ाएगा, अगेन वो वात प्रकोप करता है। सत्व गुण आपको क्लैरिटी देता है। अब ये इफेक्ट किसको करता है? ये जो मानसिक गुण होते हैं वो अफेक्ट किसको करते हैं? वो अफेक्ट करते हैं बुद्धि, जिसको हम इंटेलिजेंट कहते हैं, स्मृति, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, और तीसरा है मनस, माइंड, आत्मा, जो हमारे मन को इफेक्ट करता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी आहार विहार और पोस्ट बर्थ, जिसको हम गर्भकालीन संस्कार बोलते हैं, और मनस, साइकोलॉजिकल, तो इन पे ये होने के चांसेस बताए गए हैं। ओके, अब ये तो हो गया कॉजेज जो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है। पर ये डेफिनेटली है एक चीज कि ये बच्चे के जन्म से पहले ही हो जाता है। बच्चे के जन्म के बाद अगर कोई बोलता है कि पेरेंट्स ने ध्यान नहीं रखा या पेरेंट्स ने इसको अच्छा खाना नहीं खिलाया, इसकी वजह से ऑटिज्म हुआ है, नहीं। ये बाद में डेवलप नहीं होता है। ये जब बच्चा बर्थ करके थोड़ा टाइम, जो शुरुआत का सूतकालीन जिसको उस समय बोलते हैं, हाँ, वहां पे डेफिनेटली हो सकता है।
बट उसके बाद अगर 2 महीने का बच्चा हो गया और उसके बाद बोलोगे कि आपने नहीं अच्छे से खाना पीना इसको खिला रहे हो, इसकी वजह से ऐसा हुआ, तो ये नहीं होता। ये पहले से ब्रेन में जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जो बॉडी जब बनती है बच्चे की गर्भ में, तभी ये, अगर दृष्टि होनी है, तभी ये डिसऑर्डर होना है, तो तभी ये हो जाता है। अब सवाल यही आता है कि अगर बच्चा पहले से ऐसा है तो हमें सोनोग्राफी में क्यों नहीं पता चलता है, राइट? कुछ सिंड्रोम्स है, जैसे मैंने बताया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, रेटे सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स, ये हमें जीन्स की अगर टेस्टिंग होती है, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा है, तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं और थोड़ा सा पता चल सकता है। बट ऑटिज्म का ऐसा कोई प्रिफर स्पेस नहीं है कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि इस बच्चे को ऑटिज्म होगा या नहीं होगा। ओके, कुछ सिंड्रोम्स ऐसे हैं जो जीनेटिकली सिर्फ जीन से रिलेटेड है, उसका पता चल सकता है, बट ऑटिज्म का ऐसा कोई प्रिफर टेस्ट नहीं है। उसके बाद जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, तब पीडियाट्रिक, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट होते हैं। बच्चे का मोटर साइंस, फाइन मोटर साइंस, ग्रोस मोटर साइंस, ये सब कुछ के टेस्ट होते हैं, उसके बेस पे डिटेक्ट होता है। इवन गवर्नमेंट भी 5 साल तक, जब तक बच्चा नहीं होता है, उसको ऑटिज्म है उसका कोई सर्टिफाइड नहीं करती है। हाँ, 5 साल के बाद उसको सर्टिफिकेशन मिलता है कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, क्योंकि 5 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। हो सकता है कि वो जो सेरोटोनिन या डोपामाइन की कमी हुई है, न्यूरोट्रांसमीटर में जो कोई गड़बड़ हुई है, वो शायद ठीक हो सके, बिकॉज इट्स डेवलपमेंट एज। सो अर्ली इन्वेंशन, जितना जल्दी आप डायग्नोस कर पाते हैं या आप समझ पाते हैं कि आपके बच्चे में ऑटिज्म है, ये आपको उतना ही जल्दी हेल्प करता है। ऑटिज्म का मेन क्योर करने का अगर मैं कोई कारण बताऊंगी तो यही है कि जितना जल्दी वो आप समझ जाओगे, उसके मैं साइन और सिम्टम्स आपको बताऊंगी कि वो बच्चे कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। बट उसका रीजन यही है कि जितना जल्दी आप समझ लोगे और उस चीज को एक्सेप्ट करोगे, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। देखिए, हम काम या हम कोई चीज का ट्रीटमेंट तभी कर सकते हैं जब हम उसको एक्सेप्ट करें, राइट? काफी लोग, हम में से भी काफी लोग हैं अभी यहाँ बैठे हुए कि जो आराम से बोलते हैं मुझे कोई शुगर वुगर नहीं है, मेरी शुगर बढ़ती है तब मैं दवाई ले लेता हूँ, वरना मैं शुगर की मेरे को तो इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार शुगर का डिटेक्ट हुआ है मतलब आप डायबिटिक पेशेंट हो, बट आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे उस चीज को, तो उसके बाद उसका कंट्रोल है, खाना पीना है, मेडिसिन है, वो आप करोगे ही नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही बात आती है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, ये बात पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, और जितना टाइम वहां पे वो वेस्टेज होता है वो बच्चे के लिए बहुत नुकसान करता है। अब आइए जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चा है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या है, आपको पता कैसे चलता है कि ये इसको ऑटिज्म कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू करता है, ऑटिज्म के साथ एक एडीएचडी भी जुड़ा हुआ होता है। कई बार वो सिंपल प्लेन ऑटिस्टिक बच्चा भी होता है, उसका लेवल अलग अलग रहता है, लो, मीडियम और हाई अलग अलग रहता है, हर बच्चे में अलग अलग देखा गया है। तो उसके ऊपर भी उसके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि काफियों में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, काफियों में बहुत कम पाया जाता है। सबसे पहला होता है पुअर आई कांटेक्ट, वो आंख से आंख मिला के आपसे बात नहीं करते हैं। जब भी आप उसको बुलाते हैं वो इधर उधर देखते हैं, आपको शायद रिस्पॉन्स कर देंगे बट इधर उधर देखेंगे, आपकी आंखों से आंख में डायरेक्ट जिसको टॉक बोलते हैं वैसे बात नहीं करते हैं। काफी बच्चों में स्पीच होती है, काफी बच्चों में स्पीच नहीं होती है, तो वो वर्बल और नॉन वर्बल दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है कि बच्चा बोलना सीखा या नहीं सीखा। सबसे पहला डायग्नोसिस वही पुअर आई कांटेक्ट, और बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तब मम्मा पापा, बाबा पापा, नाना ऐसे बोलना सीखता है, तो वो नहीं सीखता है, राइट? तो कई बार वो सीखता है और इकोलिया करता है। इकोलिया का मतलब होता है वही वर्ड रिपीट रिपीट करता रहता है, बोलता तो है पर एक ही वर्ड जो आप बोलोगे उसी वर्ड को 10 बार, 15 बार, 20 बार रिपीट करता रहेगा, या तो वो बोलना ही नहीं सीखता है, उसका स्पीच नहीं होता है। तो ये जो सबसे पहले, जब बच्चा 1 साल का होता है,
तब जाके सबसे पहले जो दिखता है सिम्टम्स, ये दो चीज मेन दिखती है। उसके बाद आता है सोशल एनवायरनमेंट, सोशल विड्रॉल। वो बाहर दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं होना चाहता है, वो अंतर्मुखी रहता है, वो अपने आप ही अपने साथ खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। अब जैसे हम सबसे पहले बच्चों को जब खेलने के लिए देते हैं तो ब्लॉक्स देते हैं, राइट। नॉर्मली बच्चे ब्लॉक्स का टावर ऐसे बनाते हैं, ये बच्चे ब्लॉक्स की पूरी लाइन बनाते हैं, ये हाइट वाली चीजें नहीं बना पाते हैं, ये रीअरेंज नहीं कर पाते हैं सेम टू सेम। अगर आपने उनको बोला कि ये पिक्चर मैंने बनाया आप ऐसे बनाओ, वो नहीं कर पाते हैं, वो लाइन बनाते हैं, वो हाइट में ऐसे ब्लॉक्स नहीं रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इनको, कोई भी अगर रास्ते पे जा रहा है तो कार आ रही है, साइकिल आ रही है, वो नहीं देखते हैं। अगर मैं एक कॉमन शब्दों में कहूँ कि जिसको पहले के जमाने में हम बोलते थे कि ये तो धुनी है, ये तो अपनी ही दुनिया में रहता है, राइट। ये उसका बिहेवियर उस बच्चे का वैसा आपको दिखना शुरू होता है। आप कुछ भी बोलो, वो अपनी दुनिया में ही रहता है, उसका अपना एक वर्ल्ड बन जाता है, उसका फॉग, दिमाग में एक फॉग बन जाता है और वो उसी में खुश रहता है। वो हंसता है, रोता है, खाता है, मांगता है, सब कुछ नॉर्मल बच्चे की तरह करता है जो दूसरे बच्चे करते हैं, बट स्टिल वो एक अपनी दुनिया में रहता है। तो वो एक अंतर्मुखी होता है, या ये एक होता है, या अगर उसके साथ एडीएचडी अगर वो शामिल है, जिसको हम कहते हैं अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। एएसडी प्लस एडीएचडी भी बच्चे देखे गए हैं बहुत ज्यादा, सिर्फ एएसडी के बच्चे भी देखे गए हैं, और सिर्फ एडीएचडी के बच्चे भी देखे गए हैं। तो अगर बच्चा एएसडी प्लस एडीएचडी होता है तो वो हाइपर ज्यादा रहता है, वो गुस्सा ज्यादा करता है, वो टेंट्रम ज्यादा करता है, वो अपने आप को पीटता है, वो ऐसे 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 बैंगिंग ज्यादा करता है, वो सर अप पीटता है दीवार पे खुद का, या किसी और बच्चे को मारता ज्यादा है, ओके, अपने आप को बाइट करता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं जब बच्चा हाइपर होता है। जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं मेनली, अब इन बच्चों में भी डिफरेंशिएट होता है कि एडीएचडी ही है सिर्फ, या फिर सिर्फ ऑटिज्म है, या दोनों है। जो सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको सेंसरी इश्यू ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली एडीएचडी। सेंसरी इश्यू में ये रहता है कि जैसे कोई तेज लाइट हो गई, जैसे डिस्को लाइट हो गई, राइट, आप कोई शादी में गए और डिस्को लाइट हो गई, वो उसको नहीं सह पाते हैं। फायर क्रैकर्स की आवाज हो गई, वो उनको नहीं अच्छी लगती है। गाड़ी का हॉर्न हो गया, वो उसको नहीं अच्छा लगता है। तेज कुछ बीट्स वाले म्यूजिक, जिसको रॉक म्यूजिक हो गया, या फास्ट बीट्स वाले म्यूजिक हो गया जो लाउड स्पीकर्स में बजते हैं, ये उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, अपने दोनों कान ऐसे बंद कर लेते हैं, या इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमें ये चीज नहीं अच्छी लग रही है। ओके, तो ये शुरुआती सिम्टम्स, सारे साइन सिम्टम्स दिखते हैं। उसको ट्रीट कैसे करना है वो अलग एक होता है बात, बट ये शुरुआती साइन सिम्टम्स सारे दिखते हैं। तब जाके आप समझ सकते हो कि हाँ, इस बच्चे को ऑटिज्म है। वो अपने रूटीन में कुछ ज्यादातर फिक्स रहते हैं, वो रिजिड होते हैं, उनको जिस हिसाब से आपने एक रूटीन बनाया है कि रोज सुबह 8 बजे उठना है, उनकी नींद कम होती है कंपैरेटिवली अदर किड्स। तो 8 बजे उठना है, वो 8 बजे उठ के अब ब्रश करना है, ये करना है। अगर उनको डेली का दूध पीने का हैबिट डाला है आपने, तो उनको दूध चाहिए ही चाहिए। अगर आपके दूध नहीं किसी दिन नहीं है या कहीं नहीं गए तो दे गेट्स इरिटेट। तो यहाँ पे वो भी एक साइन बन जाता है कि इनको तो रूटीन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ी से कभी कभी डाइजेस्टिव इश्यू भी देखे गए हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, उन बच्चों में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम उसको मंदाग्नि बोलते हैं, आम का फॉर्मेशन हो जाता है जो ब्रेन को इफेक्ट करता है। जो जैसे हम बोलते हैं कि आम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आम बनता है और आम बॉडी में बोन्स को इफेक्ट करता है, यहाँ पे ये आम उसके ब्रेन में एक फॉग बना देता है कि जिसकी वजह से वो अपनी दुनिया में ही रहता है। तो ये हो गए आपके उसके मेन साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे आप पहचान सकते हो कि हाँ, ये बच्चे को ऑटिज्म है। उसके बाद अगर आपको इसमें से कुछ भी ज्यादा लग रहा है किसी भी बच्चे में या आपके आसपास के बच्चों में भी, तो आप उनको भेज सकते हैं पीडियाट्रिशियन के पास। पीडियाट्रिशियन इसका जांच पहले करता है, फिर
आई टेस्ट होता है, हियरिंग टेस्ट होता है कि सच में इसको शायद सुनाई नहीं देता, ऐसा तो नहीं है, या इसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है। फिर उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये सारी प्रोसेस करते करते आपको 2 से 2.5 साल तक, जब तक बच्चा 1 साल का जब बोलना शुरू करता है प्रॉपरली, और वो नहीं हो पाता है, अगर बच्चा नहीं बोल रहा है तो आप पहले जाओगे, तो वहां से लेके 2.5 साल तक आपका ये कंफर्मेशन धीरे धीरे उसका जो साइन सिम्टम्स है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। और अगर आपने वहां तक कर लिया, उसका उसका साइन सिम्टम्स पहचान लिया और वहां से ही एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सा इफेक्ट आप उस बच्चे में देख सकते हैं। बिकॉज ये डिसीज नहीं है, अगेन आई से इट्स अ सिंड्रोम। इस पे आप जितना काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतना ही रिजल्ट आपको मिलता है। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद भी कहूंगी कि इसकी कोई दवाई नहीं। ऑटिज्म में काफी लोग कहते हैं होम्योपैथी दवाई इफेक्ट करती है, आयुर्वेदिक दवाई इफेक्ट करती है। डेफिनेटली करती है, वो मदद करती है, ठीक है। ये ब्रेन से रिलेटेड रिलेटेड ये चीजें होती है। तो हम आयुर्वेद में उनको मेद्य रसायन देते हैं, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मंडूक पानी देते हैं, जटामांसी देते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग बेसिस पे दिए जाते हैं, जो उनके ब्रेन सिस्टम नमस्कार को जी, सपोर्ट नमस्कार करता सर। है। तो यहाँ पे ये एक चीज होती है कि वो उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। बट ये इसको ठीक कर देगा? नहीं, 100% नहीं ठीक करेगा। आप सिर्फ दवाई के बेस पे नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पे। अब होगा जैसे ठीक। कोई बच्चे में स्पीच नहीं है, कोई उसके बात लिए नहीं, वो आप कुछ नहीं करे। बचा चूर्ण ले टैप सकते हैं। लिखा मैंने आसपास कहीं, और जो वो लिखी है। हाँ। अगर आपके पास बच्चे में स्पीच नहीं है तो वचा चूर्ण दे सकते हैं, वो उसको हेल्प करेगा। उस जो हमारी नर्व सिस्टम है बॉडी में, उसको स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। बट ठीक करेगा नहीं। उसके लिए आपको साथ में करनी होगी थेरापीज। थेरापीज कौन करता है? साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट वो होता है जो एडीएचडी हो गया, ये फ्रेजाइल सिंड्रोम हो गया, उसके लिए आपको मेडिसिन देता है सिर्फ। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो आपको मेडिसिन देता है। वो आपके बच्चे को जरूरी है या नहीं है, वो खुद डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। हर बच्चे का अलग अलग रहता है कि वो वाली मेडिसिन आपके बच्चे को कितनी जरूरी है। दूसरा होता है साइकोलॉजिस्ट, जो उसके मन पे काम करता है, जो ये इस सारी चीजों पे काम करता है, वो करता है थेरापीज। तो जहां पे भी अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा डायग्नोज होता है, तो साइकेट्रिस्ट से पहले आपको साइकोलॉजी पे जाना चाहिए। साइकोलॉजी में थेरापीज होती है, जैसे फर्स्ट होती है एबीए थेरापी, जिसको बोलते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। वो उसके बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे उसको कुछ चीज सिखाने की शुरुआत करते हैं। और इनको जब भी हम कुछ सिखाते हैं, वो थेरापी में ऐसा रहता है कि जब भी कुछ भी सिखाते हो, अगर मुझे सिर्फ सिखाना है कि इसको एप्पल कहते हैं, ओके दिस इज एप्पल, अगर मेरे पास अगर 2.5 साल का कोई और बच्चा होगा, मैं बता दूंगी कि इसको एप्पल कहते हैं, वो समझ जाएगा। क्या करते हैं? एप्पल से खाते हैं, कौन सा कलर है? रेड कलर है। उस बच्चे को मुझे उससे ज्यादा डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे जब ऑटिस्टिक बच्चा आपके सामने आता है और आपने उसको सीधा बोल दिया कि ये रेड कलर है, ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल, वो उसको नहीं समझ गया। वहां पे आपको एप्पल का शेप है, एप्पल हाथ में पकड़ के लो, फिर उसको क्या करेंगे? खाना खाएंगे, मार्केट में ले जाओ, मार्केट में एप्पल कहाँ है, इसको क्या कहते हैं, इसका कलर कौन सा है। देखो आपकी टी शर्ट रेड कलर की है, इसका भी टी शर्ट का सेम कलर है, इस कलर को क्या कहते हैं? रेड कलर कहते हैं। क्रेयॉन में से अब रेड कलर ढूंढ के मुझे दिखाओ। अच्छा चलो, अब एप्पल का पिक्चर मैंने बनाया, उसके अंदर रेड कलर करो। दूसरी बात, इनको बाउंड्रीज समझ में नहीं आती है।
जैसे मैंने बताया ना कि इनको डर नहीं लगता है, तो इनको जब आप कलर, जैसे 2 साल का बच्चा आप कलर करने को दोगे, वो कुछ भी कलर करता रहता है। ये बाउंड्रीज के बाहर कलर करना शुरू कर देते हैं, तो वो कलर बाउंड्रीज के अंदर करना है। तो एक सिर्फ ए फॉर एप्पल सिखाने के इतने सारे उनके टास्क डिवाइडर बन जाते हैं। सीधा सीधा ए फॉर एप्पल, दो दो आपने टेढ़ी लाइन बनाई, एक ऐसी लाइन बनाई और ए बन गया, ये समझ नहीं आता है। ओके। इनका सिखाने का तरीका, जैसे हाथ पे मैंने ऐसे लिखा ए, ऐसे उनको सेंसरी इश्यू होता है, तो उनको ये ऐसे हाथ पे लिख के समझाना पड़ता है ए। मिट्टी में लिखवाते हैं ए। तो अलग अलग तरीके से इनको सिर्फ ए लिखना सिखा सकते हैं। तो ये जहाँ पे जब सिखाने की बात आती है, ट्रीटमेंट की, थेरेपीज की बात आती है, तो ये थेरेपीज बदल जाती है। जिन बच्चों में स्पीच नहीं होती उनको स्पीच थेरेपी जितना जल्दी करवाते हो उतना जल्दी अच्छा हेल्पफुल रहता है। काफी टाइम देखा गया है, काफी मतलब जो मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा है इतने सालों में, कि काफी बच्चों का टंग टाई होता है। तो आपकी जो टंग होती है वो नीचे जिप के साथ जुड़ी हुई काफी बच्चों की होती है। तो छोटा सा एक माइनर ऑपरेट करके उसको निकलवा के उसका आप वो ऑपरेट करवा सकते हो। इन बच्चों के जो मसल्स होते हैं, पूरे बॉडी के मसल्स वो लूज होते हैं थोड़े से, उसकी वजह से जब ये स्पीच में जो इश्यू आता है, तो वो उसका स्पीच का इफेक्ट होता है। इसीलिए उनको स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है कि वो एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे ब्लोइंग का एक्सरसाइज हो गया, मुंह में हवा भरने का एक्सरसाइज हो गया, टीयरिंग का एक्सरसाइज हो गया। अलग अलग टाइप की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, उस टाइप की करवा के वो बच्चे की स्पीच डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो स्पीच थेरेपी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थेरेपी होता है ओटी। ओटी मीन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वो डेली लिविंग कैसे करना है उस पे पहले फोकस करते हैं। बच्चे को सुसु पॉटी कैसे करने जाना है, कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे आपको दरवाजे बंद करने हैं, ये सब कुछ सिखाना पड़ता है। अगर जब बच्चा को डायपर से हम रिमूव करवा के उसको सिखाते हैं कि हाँ आपको वॉशरूम जाना है, इन बच्चों में बहुत लंबा टाइम लग जाता है सिखाने में। तो यहाँ पे ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करती है आपको। उसके साथ आती है पीटी, फिजिकल थेरापी। फिजिकल थेरापी में एक्सरसाइज होती है, बॉल रोलिंग होता है, प्रेशर बॉलिंग होता है, वेटेड ब्लैंकेट होता है। ये अलग अलग तरीके, ये प्रॉपर थेरापी होती है और उनके हर एक के थेरापिस्ट अलग अलग है। ठीक है। तो ये आपको आपकी जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है उसके बेस पे बताया जाता है कि आपके बच्चे में कौन सी थेरापी सबसे ज्यादा जरूरी है। होती सबको सबकी जरूरत है, पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस पे कौन सी रहेगी, वैसे आपको गाइडलाइंस दिया जाता है। तो वहां पे होती है फिजिकल थेरापी। उसके बाद आता है सोशल स्किल ट्रेनिंग। ग्रुप डिस्कशन किया, ग्रुप में बच्चे को खेलने भेजो। फिर आता है सीबीटी, जो मेनली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में आ जाते हैं, तब ये सीबीटी वाली थेरापी काम में आती है, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी। अब जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, इनका फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की, दूसरे बच्चों की तरह रहता है। तो क्या होता है कि उनमें भी एंगर इश्यूज आएंगे, और उनमें ज्यादा होता है बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस। वो तो एक्सप्रेस कर लेते हैं, पर नॉर्मल हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जिनको ऑटिज्म के बारे में पता होता है, जिन्होंने कुछ पढ़ा होता है, जो ऐसे बच्चों के साथ रहे होते हैं, वो समझ भी जाते हैं। पर अगर कोई एक ही इंसान को मैं एकदम से उठा के बिठा दूं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि इस ये बच्चा हमें क्या कहना चाह रहा है, और वो समझा नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रेस बनता है उसमें वो बच्चा और फ्रस्ट्रेट होता है। तो एंगर इश्यूज आते हैं, एंजाइटी होती है, थोड़ा सा थिंकिंग उनका रिजिड हो जाता है कि मेरे साथ ही सब लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इमोशंस तो है, समझता तो है सब कुछ बच्चा। तो यहाँ पे ये सीबीटी वाली टेक्निक होती है जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जब भी एक, ये तो अब मैं कह रही हूँ कि सारे ही बच्चों में वो देखा गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों में देखा गया है। जब भी हार्मोनल चेंजेस वाला फेज बच्चों में आता है, जब बच्चा 10 से 12 साल का होता है, या 15-16 साल के बाद 17-18 साल का होता है, 24-25 के बाद जब फिर से बदलता है, फेस बदलता है बच्चों का, तब ये हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आपने भी नोटिस किए होते हैं कि आता ही है। तो ये इनमें भी आता है।
यहाँ पे इसलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते या सामने वाला समझ नहीं पाता है। दूसरा होता है इनका आईपी का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इन बच्चों को आप नॉर्मल स्कूल में भी, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि आप डाल सकते हो और वहां पे भी उनको पढ़ाया जाता है, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि उस पर थोड़ा प्रेशर बच्चे पे बहुत ज्यादा आ जाता है। वो बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है कि किस लेवल का उसको ऑटिज्म है, लो है, हाउ मैनी परसेंटेज। वहां पे जब आप सोशल स्लीप पे जाते हो, उनके कार्ड्स बनवाने, अलग बनवाने जो गवर्नमेंट में जाते हो, तब उनका एक अलग बहुत लंबी प्रोसेस होती है। बट उनका एक डिसेबिलिटी परसेंटेज डिसाइड किया जाता है कि ये बच्चा कितने परसेंटेज डिसेबल है, 40%, 50%, 80%। तो उसके बेस पे आपको वो या तो उसको स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए या उसको नॉर्मल स्कूल भेजना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो। कभी आप बाहर से भी, एनजीओ से भी, ओपन स्कूल से भी उनका एग्जामिनेशन एग्जाम्स करवा सकते हो, वो भी एक ऑप्शन ओपन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ना लिखना नहीं जानते, कम्युनिकेट करना नहीं जानते, डेली लिविंग स्किल नहीं जानते हैं, ये सब जानते हैं। सवाल वहीं आता है, जितना जल्दी आपने उसको डायग्नोस किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपने उस पे काम किया, वो उतना प्रोग्रेस करता है। किसी ने सवाल पूछा है कि व्हाट आर द सिम्टम्स इन 30-40 ईयर पीपल इफ दे हैड ऑटिज्म। 30-40 ईयर में ऑटिज्म डायग्नोज नहीं होता है, वो पहले ही होता ही है। ओके। तो जब अगर इंसान एक बार, अभी अगर कोई 30 या 40 साल का हो गया है, वो उसका स्वभाव उसने वैसा बना लिया है, उसको उस टाइम पे ऑटिज्म है आप नहीं बोल सकते हो। या तो फिर इतने सालों से उसको ऑटिज्म था और आप समझ ही नहीं पाए, वो एक चीज होती है। बट हाँ, ये सिम्टम्स सेम ही रहते हैं, इसमें कोई चीज नहीं होती है। बट अगर 40 साल का अगर कोई इंसान है और वो अंतर्मुखी है, वो किसी से बातें नहीं करता है, अपनी ही धुन में रहता है, मैंने बोला ना पहले के जमाने में उसको वही बोलते थे कि ये धुनी है, ये सिर्फ अपने दिमाग में रहता है। गांव में बहुत से ऐसे पहले थे, तब इस चीज का अवेयरनेस इतना था ही नहीं, तो लोग छोड़ देते थे, पागल है ऐसे बोल के लोग छोड़ देते थे। अब उस चीज पे निकल के आया है कि ये पागलपन नहीं है, ये डिसऑर्डर है। मतलब आप इस पे काम करोगे तो इसको सुधार सकते हो। तो जब कोई 30-40 ईयर्स का ऑलरेडी कोई है अभी, तो या तो उसको पहले से ऑटिज्म था जो आप डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, या फिर अभी उसका वो स्वभाव बना चुका है वो इंसान। ठीक है, ये होता है थेरापी। अब आयुर्वेद उनमें कैसे हेल्प कर सकता है? शिरोधारा, शिरो अभ्यंग। हम जटामासी ब्राह्मी के तेल से हम शिरोधारा कर सकते हैं, शिरो अभ्यंग कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली मैं ऐसे सजेस्ट करती हूँ कि जब बच्चा छोटा है तब उसके पूरे बाल निकलवा के आप डेली बेसिस पे घर पे, ये पंचकर्मा एक्चुअली होता है, पर आप इतनी थेरापीज आपके पास होती है, आपके पास इतना लंबा चौड़ा लिस्ट होता है कि आप पूरी जगह पे हर दिन बच्चे को लेके भाग नहीं सकते हैं। तो कुछ चीजें आप घर पे करना खुद सीख जाओ। जैसे अगर आप थेरापीज में जाते हो, आप 45 मिनट्स का एक थेरापी होता है। अब नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि रोज रोज थेरापीज में ले जाते हैं, एंड थेरापीज आर नॉट, फाइनेंशियली भी आपको बहुत कॉस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम पैसों में या हर जगह पे हो जाती है। आप सीखो उस डॉक्टर से, उस साइकोलॉजिस्ट से आप सीखो कि ये थेरापी ऐसे करनी है, और वो रोज आप घर पे करो। आप एवरीडे 45 मिनट्स फिजियोथेरापी, एवरीडे 45 मिनट्स और ऑक्यूपेशनल थेरापी, एवरीडे 45 मिनट्स स्पीच थेरापी, ये आप रोज सबकी 40-40-45 मिनट्स नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी बर्डन पड़ता है। तो आप हफ्ते में एक बार लो और बाकी का पूरा हफ्ता आप खुद करवाओ बच्चे से, एंड यू शुड बी रेगुलर ऑन दैट। ये इसका मेन पर्पज है। और लॉन्ग टर्म, अगर आपने बोला कि आज मैंने ये शुरू किया और 10 दिन में क्यों जवाब नहीं आया, प्लीज मत थकिए, बी कंसिस्टेंट, एक ना एक दिन रिप्लाई मिलेगा। देर से मिलेगा, टाइम से मिलेगा, पर मिलेगा। तो थकना यहाँ पे अलाउड ही नहीं है।
अब आयुर्वेद की जो थेरापीज आती है उस पे भी शिरो अभ्यंग और शिरोधारा। शिरो अभ्यंग मतलब बालों में तेल डालना, अच्छे से मसाज करना, प्रेशर पॉइंट देना, ठीक है, जो आप घर पे कर सकते हैं, डेली कीजिए। कौन से तेल से? मेडिकेटेड तेल से, जटामासी का तेल आता है, ब्राह्मी का तेल आता है, अणु तेल आता है, उनसे आप रोज कीजिए। शिरो धारा बोलते हैं। आप नॉर्मली जैसे बड़ी सी परात ले लीजिए, उसके अंदर बच्चे का सर रखवा दीजिए, ऊपर से ऐसे जो नोजल होता है उसका, बहुत इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाता है आयुर्वेद में, अगर कुछ भी नहीं है तो मैं तो कह रही हूँ नॉर्मल नोजल जो ऑयल वाला होता है वैसे करके यहाँ से यहाँ तक पूरा उसके ब्रेन के ऊपर शिरोधारा कीजिए। उसी तेल को रीयूज कीजिए उसी के लिए, किसी और के लिए नहीं। 5-6 बार, और फिर उसी को अभ्यंग में यूज करके उसको खत्म कर दीजिए, दूसरा नया तेल लीजिए। ओके, ये यहाँ पे हेल्प करता है। किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम इस प्रॉब्लम ज्यादा है तो वहां पे बस्ती हेल्प करता है। नस्य बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये मेरा। डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही है, मेरे यहाँ ही नहीं आ रही। उनके नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा है शायद। अच्छा ठीक है, दीपिका। वो रीजॉइन कर रहे हैं शायद। मैं एक बार ही चेक कर लेती हूँ। सभी तब तक प्राणायाम करते रहें। दीपाली मैम रीजॉइन कर रही हैं। कल से उनके नेटवर्क में दिक्कत आ रही। चलिए, लीव कर दो। हेलो। हाँ अब जी, आवाज आ यस रही मैम, है? सुन पा रहे। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप। सॉरी जी। सॉरी, लाइट चल गई आवाज तो आ रही है आपको? चला गया। ठीक है, हम जी, इसी पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आप नशे पे थी, वहां से आपका वॉइस ब्रेक हो गया मैम। हाँ जी, तो वही वो नेट हाँ, माइक का माइक मतलब ऑन लाइट कर चली लीजिए। गई तो नेट कंटिन्यू हो गया। ठीक है। अ, तो नस्य नस्य यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। जो हम अणु तेल या ब्राह्मी घृत, उससे हम दे सकते हैं। ये मैं यहाँ पे डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूंगी कि ये हमें सारे ही बच्चों में देना चाहिए। अणुतेल और ब्राह्मी घृत का नस्य, जो हम कहते हैं ना बच्चों, क्योंकि आजकल के बच्चों का वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, उनका पढ़ाई का भी बहुत ज्यादा रहता है, तो इनको ज्यादा देना चाहिए। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप डेफिनेटली दीजिए, नस्य कीजिए। थोड़ा सा पहले सर में हेयर ऑयल डालना बच्चों को सिखाइए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, अणु तेल और ब्राह्मी घृत, ये दोनों आता है, उससे आप नस्य करना सिखाइए। रसायन में आप कौन सी दे सकते हैं उनको? उनको आप रसायन में कौन सी ट्रीटमेंट में दे सकते हैं? तो आप दे सकते हैं उनको
ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडूकपाणी, जटामासी। आवाज आ रही है ना मेरी सर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके। तो आप ये सारी मेडिसिन उनको दे सकते हैं। आयुर्वेद में मर्म थेरेपी एक बहुत ही कारगर मानी गई है, बट वो किसी डॉक्टर के अंडर में ही कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो मर्म थेरेपी एक बहुत ही एक वो क्या कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट देती है, बट उसके लिए आपको डेफिनेटली कोई डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। उसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं मर्म थेरेपी। दूसरा है म्यूजिक थेरेपी, जो आप कर सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी से बच्चों में बहुत फायदा देखा गया है। वाटर थेरेपी, स्विमिंग सिखाइए ऑटिस्टिक बच्चों को। वाटर थेरेपी जो नेचर थेरेपी होती है, सैंड थेरेपी, यहाँ से उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट, डाइट्स। क्या डाइट्स दे सकते हैं इन बच्चों में? जो प्रैक्टिकली देखा गया है, एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे हम व्हीट बंद कर देते हैं। ओके, गेहूं की आइटम मत दीजिए उनको। इनको सफेद आइटम, जिसको हम राइस भी बोलते हैं, दूध भी बोलते हैं, पनीर बोलते हैं, ये सारी हम कम करवा देते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो क्या दे? अगर हम नॉर्मल हमारा खाना रोटी सब्जी दाल चावल होता है, अगर रोटी और चावल आप दोनों बंद करवाओगे तो क्या दोगे? बच्चे में दूध तो कंपलसरी होता है, कौन सा दूध दोगे? ऊंट का दूध आयुर्वेद में अच्छा माना गया है, बट बहुत ही गंदा टेस्ट होता है, तो मुझे नहीं पता कि कौन से बच्चे लेंगे, क्योंकि उसका मिलना डे टू डे वो भी डिफिकल्ट है, और बच्चे को पिलाना वो भी डिफिकल्ट है। तो उसकी जगह पे आप सोया मिल्क पे जा सकते हो, ओट मिल्क पे जा सकते हो, कोकोनट मिल्क पे जा सकते हो, बादाम के मिल्क पे जा सकते हो, कैश्यू का मिल्क बना के आप निकाल के दे सकते हो। तो एक ऑप्शन है। ओके, ये आप उसको दे सकते हो। खाने में आप उसको सारे मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, ज्वार सबसे अच्छा माना में। और GF CF का मतलब होता है ग्लूटेन फ्री और कैसिन फ्री। आप अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे डाइट का लिस्ट मिल जाएगा, बिकॉज वेरी पॉपुलर डाइट। जो प्रोटीन, हाई प्रोटीन लेते हैं वो लोग भी इस डाइट को फॉलो करते हैं। तो ग्लूटेन फ्री और कैसिन फ्री जो डाइट होता है वो आप उनको दे सकते हो। सारे लेग्यूम्स आप इनको दे सकते हो। काफी लोग ऐसा कहते हैं कि बस बादाम खिलाना शुरू कर दो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बादाम डेफिनेटली हेल्प करती है, वो मेद्य रसायन में ही आती है, वो खाने में भी मेद्य होता है। तो आप जितना भी आप एक नॉर्मल बच्चे के साथ भी कर रहे हो, वो आप सब कुछ इनके साथ कर सकते हो। इनके खाने पीने का शेड्यूल थोड़ा आपको मेंटेन करना होता है। तो ये होता है इनका खाने बेस में। जितने भी वात को एग्रीवेट करने वाला डाइट है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ड्राई हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, सूखा खाना हो गया, ड्राई खाना हो गया, बासी खाना हो गया, वो इनमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ऑटिज्म आर मोर रिलेटेड विद द वात। ओके, वात और कफ से दूषित ज्यादातर पाया गया है, वात और पित्त से दूषित ज्यादातर पाया गया है। डाउन सिंड्रोम होता है वो वात और कफ से ज्यादा दूषित पाया गया है। तो ऑटिज्म में वात और पित्त ज्यादा रहता है, तो जो भी कंट्रोल वात और पित्त को करता है वो वाला डाइट उनको आप दे सकते हो। अब उससे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। सबके घर में ऑटिस्टिक बच्चा नहीं होता है, शुक्र है। आपके आसपास है, क्या करेंगे? आप मार्केट प्लेस में गए हैं, आप मॉल में गए हैं, आपको कोई ऐसा बच्चा दिखता है, आप क्या करोगे? आप क्या कर सकते हो उस बच्चे की हेल्प के लिए? सबसे पहले पेरेंट्स पे कोई बात नहीं, भगवान ने ऐसा बच्चा दिया है, वो जो पीटीनेस होती है ना वो दिखाना बंद कर दीजिए। कि पेरेंट्स जो होता है ना ऑटिस्टिक बच्चे का, वो ऑलरेडी परेशान होता है, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। तो वो जो पीटीनेस होती है ना कि आपके कर्म ऐसे होंगे, जो रिलेटिव्स बहुत ज्यादा करते हैं, उनके कर्म ऐसे होंगे, उनके वैसे होंगे, तभी भगवान ने ऐसा दिया वैसा दिया, प्लीज
ये करना थोड़ा सा बंद कर दीजिए अगर आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स को जानते हैं। आप ये नहीं करके भी उनको सपोर्ट ही करो। दूसरी बात, इसके 3 रूल्स है जो हम कर सकते हैं सब बच्चों के लिए। बी पेशेंस, सबसे पहला। अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी एडल्ट भी इवन आपको ऑटिस्टिक दिखता है, बच्चा भी आपको दिखता है ऐसा, बी पेशेंस। उससे रोज भी कन्वर्सेशन कीजिए, उनको सोशल एक्सेप्टेंस दीजिए। उनको सिर्फ इतना पूछिए आपका नाम क्या है, वो नहीं बोलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने नहीं बोलेगा। उसको कोई वो समझेगा कि आप उसके फेमिलियर हो। तो उतनी पेशेंस आपको रखनी पड़ती है कि हाँ, ये मुझे रोज पूछना है, ये चाहे जवाब दे या चाहे जवाब ना दे। दूसरी चीज, बी क्लियर। अगर आप उसको कोई कमांड दे रहे हो, जैसे आप पार्क में बैठे हो, राइट, आप पार्क में वॉक करने गए हो, आपको कोई ऐसा बच्चा दिख रहा है और वो भाग रहा है, आप उसको कितना लंबा चौड़ा बोलोगे, अरे भाग मत, ऐसे हो जाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, तुझे लग जाएगी। इसके पेरेंट्स सुनते नहीं है, देखते नहीं है। इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलना है। बच्चे को सिर्फ पकड़ के रुका के बोलो, भागो मत। सिर्फ दो दो वर्ड, भागो मत। उसको उतना ही समझ में आता है। आपका 10 मिनट का लेक्चर उसके ऊपर से ही जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट कमांड दो उसको, पानी दो, तब जाके वो इफेक्टिव बनता है। एंड बी इंक्लूसिव। अपने घर में जब भी बर्थडे पार्टी होती है या सत्यनारायण की पूजा रखवाते हैं, कुछ करते हैं, आपके अगल बगल में ऐसा कोई फैमिली है, उनको इनवाइट कीजिए, उनके बच्चों को आने दीजिए, उनके बच्चों को दूसरों से मिलने का मौका दीजिए। हम ये कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चंस ओपन है, आपको जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी, हाँ आ जी, रही हाँ है, आ रही जी। है। जी मैडम ने, आपने अभी एक बात बताई कि लंबा चौड़ा भाषण मत दो, वो नहीं हम्म। समझेगा। हम भी आपके इस लंबे चौड़े भाषण को, जितने भी व्यूअर थे या देख रहे थे आपको, उनके सर पे से गया, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये हुआ होगा। इतनी बातें इतनी बारीकी से आपने बताई हैं और वो जरूरी हैं। तो कुछ ऐसा है, 2 बातें, 2 शब्द बताइए जिसको लोग समझ सकें और उसको प्रयोग में ला सकें। मैंने बताया ना, वो आपको वेट करना पड़ेगा। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। एक बार में, एक दिन में बच्चा आपसे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इवन जो थेरापिस्ट होते हैं ना, वो भी आराम से 1 महीना तो सिर्फ उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाने में लेते हैं। एक बार आपका बॉन्डिंग बनेगा तब जाके वो रिप्लाई करेगा। वो इवन अपने खुद के घर में भी, वो बच्चा अगर घर में माँ बाप दादा दादी 4 लोग रह रहे हैं ना, किसी एक का ही ज्यादा सुनेगा, वो सबका नहीं सुनेगा। ओके, यस यस, ये क्योंकि बात उसको जहाँ पे वो सेफर साइड लगता है, उसकी जो मीट है, वो जो करता है कनेक्ट ज्यादा, वो उसी की सुनता है। तो आपको वो ये पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पुराने टाइम एक में, एक बात बताता हूँ, मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ। जब हम प्राइमरी स्कूल में थे, बहुत पुरानी बात है, 60 से पहले की, तो स्कूलों में उस समय एक पद्धति होती थी पढ़ाने की, वो चैंटिंग कराते थे, मंत्र चैंटिंग होती थी सामूहिक हाँ रूप जी। में। जैसे हाँ। गायत्री गायत्री मंत्र हो गया या विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र हो गया, सब बच्चे हम्म। जोर से उसको चैंट करते थे और हम्म। उनके माइंड पर उसका इम्पैक्ट आता था। नाउ आई कैन हाँ जी। रियलाइज, उसमें तो मुझे क्या पता था, लेकिन नाउ आई कैन रियलाइज इट। और अभी भी अगर मंत्र चैंटिंग का उनको दिया जाएगा, पहले सुनने के लिए दो, आजकल तो रिकॉर्डेड है सब, यूट्यूब पे और पे ले सकते हैं, और फिर वो स्वयं भी उसको बोलें, तो माइंड पर इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है।
डेफिनेटली इसका होता है, बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इन बच्चों में इकोलिया भी होता है। तो अगर आपने ज्यादा उसको दिया, ठीक है, मतलब काफी लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा तो मंत्र रोज बोलता है, नॉन स्टॉप बोलता है 108 बार, तो क्या उससे ज्यादा 2 घंटे, वो अच्छी बात नहीं है। फिर आपको उसको वो स्टॉप करना सिखाना पड़ेगा। इतनी बार हो गया, नाउ फिनिश। आधा घंटा हो गया, नाउ फिनिश, अब नेक्स्ट वर्क पे जाओ, बिकॉज दे टाइम आर पे वेरी पॉजिटिव, उनको उतना ही आता है। लिमिटेड टाइम में ही करना पड़ेगा, ये थोड़ी कि सारा दिन करते रहेंगे। दूसरा ये है कि हिप्नोसिज्म हाँ, से नहीं, पर ये बच्चे हिप्नो करेंगे, अगर आपने इनको सिखाया तो ये करेंगे, हाँ ये वही रिपीट करते रहेंगे, मैं वही बता रही हूँ। हाँ, अच्छा वो अगर कंटिन्यू आपने करते कुछ रहेगा इनको बाद में भी, सिखाया तो तो कुछ समय के वो लिए कर रहे कंटिन्यू हैं, करता रहेगा। हाँ क्योंकि जी, तो आपको एक्टिवेट है, ये हमारी वीगस नर्व आपको को उनको एक्टिवेट ये करती है। सिखाना पड़ेगा। हाँ जी, आपको उनको ये सिखाना पड़ेगा कि ये सुबह का सिर्फ आधा घंटा ही हम पूजा जब करते हैं तभी करेंगे, वो उस समय ठीक है, क्या या था जब कि हम ग्रुप में जाएंगे, हाँ, वो ग्रुप स्कूल में में जब जाएंगे छुट्टी तभी होने करेंगे। जी जी छुट्टी होने का टाइम होता था ना स्कूल में, तब उस समय ये चैंटिंग करके खत्म करते थे इसको। हाँ जी। क्या हिप्नोसिज्म भी इसमें कवर करेगा? क्या? हिप्नोटिज्म से टू हिप्नोटिज्म। नहीं, हिप्नोटिज्म से ये फायदा नहीं होता है। हिप्नोटिज्म अलग चीज हो जाती है। हिप्नोटिज्म से तो आप बच्चे के माइंड को अपने आप की तरह फॉलो करना सिखा रहे हैं, राइट। उसके बाद जब जब वो सेशन खत्म हो जाता है हिप्नोटिज्म का, जब आपका और उसका कन्वर्सेशन एंड हो जाता है, बच्चे का खुद का माइंड है ना, उसके बाद वो तो जो 10 मिनट जो हिप्नोटिज्म का टाइमिंग रहता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, तब तक आपने उसका माइंड अपने हिसाब से चलाना है। उसके बाद उसके बाद तो उसका हमारी माइंड अपना ही है ना, हमारी आपने जो फीड किया है वो नहीं जाता है, वो आपको पता हमारी चलता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि उनको वो मनोवैज्ञानिक होते हैं ये लोग। और हमारी एक मैडम थी, हमारी कुलीग, अब तो रिटायर होगी वो भी, वो हिप्नोसिज्म से बहुत से मेंटल डिसऑर्डर को दूर करती है। अब जैसे जो भी सजेशंस दिए जाएंगे, किसी बच्चे को बहुत ज्यादा फियर लगता है या कोई फियर है उसके अंदर या कोई और दूसरे डिसऑर्डर हैं, उनको थ्रू हिप्नोसिज्म सजेशंस दिए जाते हैं एंड दे रिमेन विद देम, और वो डिसऑर्डर दूर हुए हैं, मैंने देखे हैं हो सकता है सर, हिप्नोसिज्म के थ्रू। मेरा तो मतलब मेरे सामने आज तक हिप्नोटिज्म वाले कोई भी मतलब पेरेंट्स भी नहीं आए हैं कि जिन्होंने बच्चों का हिप्नोटिज्म ज्यादा इतना करवाया है। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि हिप्नोटिज्म जिस जिस थेरापी पे जिस टाइम पे आप करते हो, वो डेफिनेटली आपको पता चल रहा है, बच्चे को फायदा नहीं हो रहा है। ये आप जब समझ नहीं पाते हो कि उसको उसको डर की वजह से हुआ है ऑटिज्म, या उसके मन में क्या चल रहा है, राइट, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आप समझ नहीं पाते हो, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा रहता है, तब ये समझ में आता है, बट उसको फायदा नहीं होता इससे। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे डीसी बहुत सर, अच्छे से आपने सीमा गोयल जी का चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, आप उसे देख लीजिए प्लीज। हाँ, बहुत अच्छे से आपने वैसे समझाया, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा एक चीज़ के लिए बोलना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तो यदि आप ऐसे बच्चे के साथ जा रहे हैं और जनरल पब्लिक यदि उस बच्चे को देखती है, तो बहुत सारे लोग एकदम से या तो घूर करके देखने लग जाते हैं, उनकी नज़र का उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो एकदम से एक्सेप्ट कर बहुत लेता ज्यादा। है। जनरली लोग सोचते हैं कि वो शायद नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी समझ जाता है। इसलिए जो है, कभी भी यदि इस तरह के बच्चे को आप लोग देखते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह देखें, और बड़े अच्छे से यदि आप उसके सामने जाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सेप्ट कर लेता है। ये बिल्कुल मेरा भी सही बात बताई एक्सपीरियंस है। दीप जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई दीप जी। आप उसको हर बच्चे की तरह ही ट्रीट कीजिए, कि नहीं आपको वेट करना है, रुको। हाँ, उसके साथ डील करने का तरीका शायद अलग हो जाएगा, बदल जाएगा, बट एक तो मैंने बोला ना, आप पेरेंट्स पे एक तो वही नहीं नहीं आप आपका बच्चा ऐसा कर रहा है आप बैठ जाओ, नहीं, आप उसको सपोर्ट कीजिए। आप बताओ मैं कैसे सब, जैसे अगर छोटा बच्चा है, उसने मॉल में टेंट्रम शुरू कर दिया कि रोने बैठ गया, जोर जोर से चिल्लाने बैठ गया, 10 लोग आके उसको सलाह देना शुरू कर देते हैं,
अरे वो पेरेंट्स को पता है उसको कैसे मैनेज करना है। आप ज्यादा से ज्यादा उतना कर ले सकते हैं कि आप वहां से हट जाइए, आप उसको दे दीजिए वो स्पेस, लेट देम हैंडल। तो वही ये, और ये जो वही है कि मतलब देखना, देखते रहना, कांस्टेंट घूरते रहते हैं। अगर आप मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में, पार्क में जाते हैं, अगर आपका बच्चा कोई बिहेवियर इश्यूज करता है, और बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज करते हैं, ओके, आवाजें निकालते हैं, हाथ पैर ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो कांस्टेंट लोग उनको देखते रहते हैं, वो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है पेरेंट्स के लिए और वो बच्चे के लिए भी। इस वो कई लेक्चर बार को सुनने के आप, बाद हम लोगों को भी आपस में एक दूसरे को, यदि कभी कोई जाता भी है तो उसको भी अवेयर करना चाहिए कि इस बच्चे के साथ नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। ये नहीं कि अपने हाँ आप ही, जी, दूसरे को भी समझाना चाहिए ताकि लोगों में जागृति आए। अवेयरनेस बढ़े। ठीक है। हम्म। सेकंड सेकंड अप्रैल को ऑटिज्म डे बनाया जाता है, फुल मतलब अप्रैल मंथ फुल ऑटिज्म भी, मतलब गवर्नमेंट ने भी ऑटिज्म पूरा मंथ दिया हुआ है। और हम, अगर मैं स्पेशल किड्स की बात करूं, तो स्पेशल किड्स को के साथ जो भी रिलेटेड होता है, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, पेरेंट्स हो, थेरापिस्ट हो, जितने भी लोग रिलेटेड रहते हैं या जो जो इस फील्ड को जानते हैं, वो ऑटिज्म डे नहीं बोलते हैं, वो उसको ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ ही बोलते हैं, कि इसमें अवेयरनेस फैलाओ और कोई नहीं है। बिकॉज ऑटिज्म इज द वन थिंग कि इनका सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। जितना आप अब सोशल में देखो, पेरेंट्स कितना भी कर ले, दादा दादी ही रहने वाले हैं, पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, ओके, नेबर्स नेबर्स ही रहने वाले हैं, तो वहां पे आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि डू सच चिल्ड्रन नीड्स आइसोलेटेड नेचुरल सराउंडिंग्स और नॉर्मल सोशल नेबरहुड? बिल्कुल, बिल्कुल ही नॉर्मल नेबरहुड में रखिए। जितना आप अपने दूसरे बच्चे को ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप उस बच्चे को ट्रीट करेंगे, वैसे ही इसको खाना खिलाना सिखाएंगे, वैसे ही उसको कपड़े पहनना सिखाएंगे। यहाँ पे टाइम डबल ट्रिपल फोर्थ लग सकता है, बट वो वही सीखेगा जो आप सिखाओगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है कि ये स्पेशल बच्चा है तो इसको ये फ्रीडम दे दो, नहीं, आपको वहीं से बेस से ही शुरू करना है। आप अपने किसी अदर, मतलब किसी और बच्चे को जैसे सिखा रहे हो कि आपके नेबर के घर जाके कैसे बिहेव करना है, आप इस बच्चे को भी वही सिखाओगे कि आपको नेबर के घर जाके कैसे बिहेव करना है। ये होता है पेरेंटल साइड से। अगर मैं नेबर हूं और मेरे घर पे ऐसा कोई बच्चा आ रहा है, तो मुझे वो पेशेंस रखना है। मैंने बताया ना, हमारे सिर्फ 3 ही है सोशल के। बी पेशेंस, हमें शांति रखनी है, हमें उसको जो कमांड देना है वो क्लियर देना है, और थोड़ा सा उसको अपनी तरफ बॉन्डिंग बढ़ाने देना है। अगर मैं नेबर हूँ, मेरे घर ऑटिस्टिक बच्चा आता है, तो मैं क्या करूंगी? मुझे पता है कि उसका बिहेवियर इनप्रोप्रिएट नहीं ठीक होगा, वो कुछ बात करेगा, मैं वेट करूंगी, उसको सपोर्ट करूंगी कि अच्छा क्या करना है, नहीं करना है, ओके बैठो, चलो सब बैठे हैं, देखो सारे बच्चे बैठे हैं, बैठो आप भी बैठो, वो बैठेगा, टाइम लेगा, 4 बार उठ जाएगा। आपके घर में अगर आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी है, 10 बच्चे आए, आपने एक बच्चे को लाइन में बिठा दिया, ये बच्चा 10 बार उठा लाइन से, आप बिठाओ आराम से, शांति से 10 बार बिठाओ लाइन में, एक दिन वो पक्का बैठेगा। तो आप ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल ही अलग दुनिया में छोड़ देना है, वो नहीं करना है, ओके, बल्कि वो अलग दुनिया में उसको खींच के हमें हमारी दुनिया में लाना है। मैं हमेशा पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि ये उड़ता हुआ पतंग है, इसकी डोर आपके हाथ में होती है, आप खींचोगे या आप ढील दोगे, वो आप पे डिपेंड है। और दूसरा, हर एक ऑटिस्टिक बच्चा रटा रटाया हुआ पैरट होता है। अगर मैंने अपने घर में पैरट पाला है और मैंने उसको राम राम बोलना सिखाया, तो वो राम राम बोलेगा। अगर किसी ने घर में पैरट रख के सीताराम बोलना सिखाया है, वो सीताराम। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को यही एडवाइस देती हूँ, आप जो सिखाओगे वैसा वो सीखेगा। जी जी, सीमा गोयल जी का हैंड रेज है। हाँ जी, डॉक्टर दीपाली, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, आपने एक एक बात इस तरह के बच्चों के इस तरह के केसेस के बारे में बिल्कुल बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझा दी। बहुत सारे पॉइंट्स हमें नए पता चले। ये क्वेश्चन मेरा ही था कि सोशल सराउंडिंग में ही ऐसे बच्चों को, ऐसे केसेस को रखा जाए, या कुछ अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा सोसाइटी से अलग करिए, क्योंकि एक सोशल एंजाइटी डेवलप होती है।
जब हम इमीडिएट फैमिली के साथ ऐसे बच्चे जब रहते हैं, इमीडिएट फैमिली तो सपोर्ट करती है, करना ही होगा उन्हें, लेकिन बाहर के लोग कई बार सपोर्टिव नहीं होते। दीप जी का भी जैसे कंसर्न था कि लोग जिस तरह से बिहेव उनके साथ करते हैं, जिस तरह का रिएक्शन देते हैं उनको, उससे उनकी एंजाइटी, उनकी रेस्टलेसनेस बढ़ती है। तो क्या ये बेटर नहीं रहेगा कि थोड़ा नेचुरल सराउंडिंग में, थोड़ा सोसाइटी से हट के जीने की कोशिश की जाए, उसको ट्रेनिंग दी जाए और उसको एक नॉर्मल उसमें लाने की कोशिश की जाए? ये पहला क्वेश्चन था। देखिए, और दूसरा क्वेश्चन एक और है दीपाली, डॉक्टर दीपाली, कि ऐसे बच्चों के लिए क्या हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट रखनी चाहिए? क्योंकि मैं अपने ऐसे एक दो केसेस हैं जहाँ पे पेरेंट्स उनको लगातार चिकन खिला रहे हैं। मैं एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, योगा टीचर हूँ, मैंने उनको बताया कि आप इनको सात्विक खिलाइए, पर वो कहते हैं कि नहीं, हमारे डॉक्टर ने कहा इनको खूब प्रोटीन खिलाना है, तो हम चिकन खिलाते हैं, एग्स खिलाते हैं। तो ये मैं आपसे कंफर्मेशन चाह रही हूँ कि कैसी डाइट उनके लिए ठीक है, सात्विक और ये वाली नॉन वेज वाली? जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पॉइंट मैं मिस आउट कर गई, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, उनको डेफिनेटली सात्विक खाना ही खिलाना चाहिए। मैं सबसे पहले नॉनवेज बंद करवाती हूँ, मैं सबसे पहले नॉनवेज बंद करवा देती हूँ उनके। मैं तो इवन एग्स भी अलाउड नहीं करवाती। आप 3 मंथ्स करके देखो, फिर आप मुझे बताओ। ज्यादा मत करो, आप 3 मंथ्स करके देखो और फिर देखो। नॉनवेज खाने से तामसिक गुण बढ़ता है, राजसिक गुण बढ़ता है, बच्चा और हाइपर एक्टिव होता है। इनको जितना सिंपल सादा खाना, नॉर्मल जो हम गांव का खाना बोलते हैं, देहाती खाना बोलते हैं, वो वाला दो। वो बहुत अच्छे से काम करता है। आपको एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू हो जाती है। जितनी भी थेरापीज आप करवा रहे हो, तभी मैंने बोला ना, आयुर्वेद यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट करता है आपको। जो भी थेरापी आप करवा रहे हो ना, उसका रिजल्ट 2 गुना आपको दिखना शुरू हो जाता है। आप तो रोज बोलोगे एक हफ्ते में सर कि आप अब ये बात चलने का है। जी डॉक्टर, और मेरा पहला वाला जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसका डाउट और और क्लियर करिए पहला कि वाला नहीं, पहले वाला में ये है कि आप उसको नेचुरल सराउंडिंग में रखिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि उनको थोड़ा सा अलग ट्रीट कीजिए, बट जैसे जो पब्लिक प्लेस है, जैसे पार्क हो गया, मेट्रो हो गया, आप उसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए उस चीज को। अगर कोई अवेयर नहीं है ना, तो उनसे दूर कर दीजिए बच्चे को। देखो, पार्क में आपको 10 लोग मिलेंगे, 10 लोग अवेयर नहीं होंगे ऑटिज्म के बारे में, 10 लोगों को नहीं पता होगा, पर एक इंसान आपको जरूर मिलेगा जो इस चीज को समझेगा, राइट? अगर आपके 4 नेबर है, आपको चारों नेबर सपोर्टिव नहीं मिलने वाले हैं। हमें वो 4 नेबर को अवेयर डेफिनेटली करना है, पर नहीं कोई कर रहा है, नहीं कोई समझ रहा है, तो फिर छोड़ दीजिए। तो फिर उनको छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर कोई सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, तो वो उनकी इश्यूज है, आपकी नहीं है। बल्कि मैं तो इतना अवेयरनेस लाना चाहती हूँ कि आप दूसरे बच्चों को, मतलब आपके, अगर जैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है, मैं अपने बच्चों को सिखाऊं कि देखो, बच्चा ऐसा कोई बच्चा आता है ना, तो कोई बात नहीं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो दो दो बार बॉलिंग उसको करने दो। वो आपकी तरह प्रॉपर 6 बॉल डालना है वो नहीं समझ पाएगा, वो फील्डिंग नहीं कर पाएगा, उसको बैटिंग के रूल्स नहीं पता है, उसको कैरम बोर्ड खेलते हो तब उसके रूल्स नहीं पता है, कोई बात नहीं। वो रूल्स रेगुलेशन आप छोड़ दो, उसको 2-4 बार खेल लेने दो। उतना ही उसको चाहिए एक्सेप्टेंस, तो वहां पे आप एक्सेप्ट करवाओ। पर हाँ, अगर कोई ग्रुप खेल रहा है और वो लिटरली फिर आपको इग्नोर कर रहा है उस बच्चे को, तो फिर आप मत जाओ वहां पे। वो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो उन उन पेरेंट्स की गलती है। और मेरा जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, मैं सच बताऊं मैम, जो बच्चे होते हैं ना, वो सपोर्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम बड़ों में होती है, बड़े नहीं सपोर्ट जी करते। जी। जितने भी हम्म बच्चे उनके एज के होते हैं ना, वो बोल देंगे कि नहीं नहीं आंटी, इसको कुछ प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं, इसको कर लेने दीजिए। हम्म। बट जो उनके पेरेंट्स होते तीस हैं ना, साल वो से आके बोलते ऊपर हैं। 30 साल से ऊपर के हाँ जी, लोगों में ये 30 साल प्रॉब्लम से है, ऊपर, तीस जो साल से 30 और नीचे। 60 साल के बीच। हाँ। हाँ जी, उनके, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप मत खेलो, उसको लग जाएगी, आपका फॉल्ट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, दो उसको, उसको इंक्लूड करो। हम्म। तो वो पेरेंट्स मना कर देते उस बच्चे को नेक्स्ट टाइम खेलने से। तो मैं उस पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, उन दादा दादियों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप पार्क में जाते हैं, आपको ऐसा बच्चा मिलता है, आप मॉल में जाते हैं, ऐसा बच्चा मिलता है, अपने बच्चे को सामने से जाके इंट्रोड्यूस करवाइए। कि जाओ पूछो उसका नाम क्या है, अपना नाम बताओ, वो कौन सी स्कूल में पढ़ता है, पूछो, बात करवाइए उससे।
कुछ नहीं करेगा, वो आपकी तरह दूसरा बच्चा ही है। तो ये बच्चों का नहीं इश्यू है, ये बड़ों का इश्यू है। बहुत सुंदर। एक्चुअली मैं अब तो गवर्नमेंट ने भी काफी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, साथ में पढ़ाई करना, और क्योंकि उनका माइंड का लेवल तो मतलब यदि आप उनको डेवलप करें तो वो बराबर के बच्चे के बराबर में आ जाता है, तो इसलिए स्कूल भी, नहीं, स्पेशल स्कूल गवर्नमेंट तो। में 2016 में ऑटिज्म एक्ट ला दिया है, तभी से ऑटिज्म नाम का वर्ड इंडिया में इतना पॉपुलर हो चुका है। हम्म। ऑटिज्म एक को मेंटली रिटार्डेड में एक अलग से जगह अब दी चुकी है। किसी ने नहीं बनवाया है तो इनका एक स्पेशल यूनिक आईडी होता है जिसको यूडीआईडी कार्ड बोलते हैं, जो एनजीओ के थ्रू बनता है। नेशनल ट्रस्ट होता है जहां से इनका इंश्योरेंस भी बनता है 1 लाख का। तो ये सारी बातें भी मतलब वो जो जो रिलेटेड होते हैं ऑटिस्टिक पेरेंट्स के साथ, वो उनको आराम से मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इसके ऊपर स्टेप उठाया है। इंक्लूसिव स्टडी का भी स्टेप उठाया है कि हर स्कूल में 5 बच्चे अलाउ होते हैं। बट यहाँ पे भी यही केस आ जाता है ना, कि अगर मेरा बेटा अगर 8th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, अगर उसकी क्लास में 2 बच्चे ऐसे हैं और वो उसको जब परेशान करेंगे, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो जब उनको परेशान करेंगे तो हम एज ए पेरेंट्स जाके क्या करते हैं, वहां जाके स्कूल में, नहीं नहीं मैडम, ये मेरे बच्चे को आप इस क्लास से हटा दीजिए या उस बच्चे को स्कूल से निकाल दीजिए। हमें वहां पे अपने बच्चे को वो गाइड देना है कि हम उसके साथ कैसे डील करेंगे। तो ये सपोर्ट एज अ सोशल पर्सन हम कर सकते हैं। बाकी जिनके बच्चे ऑटिस्टिक है, उनको बहुत अच्छी तरीके से इस एज तक पता चल जाता है कि उनको उनके साथ कैसे बिहेव करना होता है। जी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना भंडारी जी। यस भावना जी। Yes, yes. Good morning, ma'am. या गुड And मॉर्निंग। I want to thank you so much. मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि इन बच्चों पे जो है अर्ली इंटरवेंशन जो है वो हम पहचान के उस पे वर्क कर सकते हैं। तो कितने साल तक संभावनाएं हैं कि हम उन पे काम कर सकते हैं और उनको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं? जब भी जितना जल्दी काम शुरू करेंगे, लेटर ऑन आपको उतना जल्दी अच्छा मिलता है। अगर आपने 1.5 साल पे आपको समझ में आ गया, ये 1 सवा साल पे समझ में आ गया कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो जितनी भी थेरापीज होती है, जितना भी मैंने आयुर्वेद का ये शिरो अभ्यंग, शिरो पीछू बताया, मेडिसिन बताई, अणु तेल बताया, ये सारी चीजें, डाइट दिखा समझाया, जितना जल्दी आप शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी वो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। और कब तक करना है, तो मैं इस बात पे कहूंगी कि एक टाइम के बाद, अगर आपके पास ऐसा बच्चा है तो एक टाइम के बाद आप इतने यूज टू हो जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब आप कोई काम कर रहे हो या इस बच्चे पे काम कर रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना, अगर नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, 2 साल पे उसका लेवल अलग रहता है, 3 साल पे अलग रहता है, जब स्कूल जाता है तब चेंज हो जाता है, 6 साल पे फिर से चेंज हो जाता है। ओके, उनकी चॉइस चेंज हो जाती है, हमारा कहने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर टीनेजर बच्चा है, मैं अगर अपने बच्चे को बात करूं तो मैं, अगर वो 4 साल के से, मैं एक बार डांट के भी उनको दूध पिला लूंगी। बट 14 साल का बच्चा हो गया, मैं उसको डांट के दूध नहीं पिला सकती, मुझे तरीका बदलना पड़ेगा। तो इन बच्चों के साथ भी सेम वे, जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, आपके सामने वो डिफिकल्टीज आती रहती है और आपको उसको एवरीडे काम करता रहना पड़ता है। तो इसका कोई जवाब नहीं है कि कब तक करना पड़ता है। एक्चुअली मैम, आई एम अ टीचर ऑल्सो, सो अर्ली इंटरवेंशन पे तो काम हो जाता है, बट अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं हो या कोई पेरेंट्स 12 या 13 साल में बच्चे को ला रहा है, तो उस पे वहां पे बहुत टफ हो जाता है कि उसको हम मतलब कुछ करें, इम्प्रूवमेंट हो। तो वहां पे ऐसा कुछ चीजें हैं जो नहीं, उनको वहां हम। पे भी, हाँ डेफिनेटली वहां पे भी मैं समझ गई आपकी बात कि वो पेरेंट्स की गलती है। मैंने बताया ना कि जितना अर्ली आप हम्म। शुरू करोगे ना, वो जल्दी रिजल्ट देता है। बट अगर, क्योंकि पेरेंट्स को ये एक्सेप्टेंस लाने में एक्चुअली है ना, जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता है ना, तो वो तब तक पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस नहीं आता है, दवाओं में, दुआओं में, मतलब उसी में सारे पेरेंट्स फंसे पड़े रहते हैं। हाँ, तब सबसे तक वो टफ यही स्टेज है कि निकल जाता पेरेंट्स को है। एक्सेप्ट करना। एग्जैक्टली मैंने शुरुआत ही वहीं से की थी। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, सबसे पहले पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। पेरेंट्स के यही 2 सवाल होते हैं, भगवान ने मुझे ही ऐसा बच्चा क्यों दिया, और दूसरा, मेरे बाद इसका क्या होगा।
और दोनों का जवाब एक ही होता है, आप इस पे काम करो, वो अपने आप सरवाइव करेगा। दोनों का जवाब एक ही है। अब जैसे अगर आपके पास स्कूल में 12-13 साल का बच्चा बिहेवियर इश्यूज लेके आ रहा है, तो उनको सीधा जो बिहेवियर थेरापिस्ट होते हैं उनके पास भेजो, जो साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि अगर स्कूल ने ये मतलब हर स्कूल में अब एक साइकोलॉजी भी कंफर्म कर दिया गया है कि आपको साइकोलॉजिस्ट रखना पड़ेगा, तो उनको हाँ वहां पे कंटिन्यूशन, या जी, तो उनको वहां पे एवरीडे सेशन के लिए भेजो। ओके, थैंक तो यू मैम। वो आप कर सकते हो, और पेरेंट्स को डेफिनेटली पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये बच्चे में इश्यू है, बच्चा उनका स्पेशल है, और तभी वो एक्सेप्टेंस आएगा, तभी वो उस पर काम कर पाएंगे। यस, थैंक तो यू मैम। साइकोलॉजिकल, हाँ जी, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इस केस में ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी काउंसलिंग, मैं खुद जो इस सर ने स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिष्ठान बताया, वहां पे मैं खुद पेरेंट्स का काउंसलिंग करती थी, इसलिए मुझे पता है कि पेरेंट्स का काउंसलिंग भी एज मच एज इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना बच्चे पे काम करना है। बल्कि मुझे, जो मैंने फेस किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ काम करना बहुत ईजी है, पेरेंट्स के साथ थोड़ा और डिफिकल्ट है। यस ये मैम, सत्य पेरेंट्स ही है। एक्सेप्ट और नहीं करते। हमारे साथ आदरणीय शांता तनेजा जी जुड़ी हुई है। मैडम, आपके भी कुछ आशीर्वाद वचन, कोई आपका सजेशन? नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। पूरी टीम को, पंत जी को, दीपशिखा जी को, मैं किस किस के नाम लूं, समय इसी में निकल जाएगा। और स्पेशली डॉक्टर्स दीपाली जी को, अभी इन्होंने शुरू शुरू में बोला कि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, वो पता नहीं आपके लिए खुशी की है कि दुख की है। डॉक्टर साहब, ये दुख की बात तो हो ही नहीं सकती, सभी खुशी हुए होंगे, स्पेशली मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं पतंजलि परिवार, मैं राज्य कार्यकारिणी आपका स्वागत करती हूँ द्वारका में। मैं भी द्वारका में ही रहती हूँ। हमारी जो थैंक यू जिला सो मच। प्रभारी है नीता भंडारी जी, वो भी द्वारका में ही रहती हैं। हाँ और जी। हमारा पूरी दिल्ली में द्वारका जिला फर्स्ट नंबर पे है। मैं इसको हमेशा फर्स्ट नंबर देती हूँ, दीपशिखा जी को मालूम है। और सरोज जी उसमें हमारी जो है इस खंड प्रभारी हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर चीज में अव्वल आती है ये क्लास, इसलिए स्पेशली ये खुशी की बात है कि आप भी द्वारका में आ गए हो। इसमें दुख वाली तो कोई बात ही नहीं है। और हम आपको पर्सनली भी मिलेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, कोई सजेशन लेते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो निस्वार्थ बिना किसी पैसे के लेन देन के हम सब काम करते हैं। तो आपकी सेवाएं मैं उसमें लूंगी। बहुत अच्छा लगा आप द्वारका में आए 18 सेक्टर में। शुरू से मैं इस क्लास, मेरी वीकनेस है कि मैं समय होता है तो इस क्लास में हमेशा जुड़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे अपने हाथों से एक क्लास खड़ी की गई है और अटैचमेंट है। कुछ यहाँ के सारे लोग भी बड़े विद्वान हैं, कलाकार हैं इसमें। संगीत से लेके नॉलेज में भी देखा तो सभी को बहुत नॉलेज है, और अपना नॉलेज ज्यादा बढ़ाने के लिए आते हैं। आप देखो ना, केसी वर्मा जी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, परंतु ये भी, मैं जुड़ूं या ना जुड़ूं, हर बार जुड़ते हैं। ऐसे ही हाँ जी। ये एक क्लास का इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो इसलिए इन क्लास को मैं साधुवाद देती हूँ आज। बहुत अच्छे इसी तरह से काम करते रहें, मुझे हमेशा याद रखते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ चुप रहूंगी, परंतु पंत जी बुला ही लेते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो मेरी उनको एहसास है, प्रेजेंस उनको अच्छी लगती है। इससे ये पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस तरह से रिगार्ड देने के लिए। और खासकर दीपाली जी, आप ये तो बिल्कुल ही मत सोचो हम आपको परेशान कर देंगे, दुखी कर देंगे, पर मुझे लगता नहीं कि बिल्कुल आप दुखी बिल्कुल होंगे। मैम। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं 18 साल दिल्ली में रह चुकी हूँ, मैं सरोजित से भी रह चुकी, साथ की रह चुकी हूँ, तो जी मुझे जी बिल्कुल जी। ऐसा अपनापन लगता है। तो आप कभी भी कहीं भी आप तो मिलते हैं, एक प्रोग्राम छोटा सा, बना के, मैं तो खुद कह रही हूँ। जी एक छोटा सा मेरा प्रश्न था कि आपने अपने सामने देखे हैं ऐसे बच्चे कुछ इम्प्रूवमेंट अच्छे से पा लेते हैं? बहुत अच्छे से मैम, बहुत अच्छे से। मतलब हो जाता है, हो जाता है। क्योंकि मेरे हाँ जी। पास एक स्पेस था रेंट का, मैं वो रेंट बहुत कम दे रहे थे, वो कह रहे थे मेरा स्टार्टिंग है, ऐसे बच्चे हैं वैसे बच्चे, मैंने उनको बहुत कम कर दिया। मैं, हालांकि ये पर्सनल बात है, 20-30,000 छोड़ दिए, तब भी वो कह रहे थे नहीं हम जीएसटी नहीं देंगे। मैंने कहा मेरे ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, मेरे को तो देना पड़ेगा।
मैं इतना 30,000 पहले कम कर दिया, अगर मैं जीएसटी भी कम कर दूंगी मेरा तो 50,000 कम हो जाएगा। तो अभी पता नहीं क्यों बैठे बैठे मेरा मन कर रहा है आज उनको कहूं मैं कुछ और कम कर सकती हूँ तो कर दूंगी, क्योंकि ऐसे बच्चों की जो एक तरह से ये भी सेवा है, वो अगर उनका कदम आगे बढ़ा है तो मैं थोड़ा सपोर्ट करूं आपकी लेक्चर से नहीं, बाय डेफिनेटली चांस। आप उनके साथ मिलके, वो जिस एनजीओ से जुड़े होंगे वो कोई ना कोई डेफिनेटली एनजीओ से जुड़े होते हैं, क्योंकि अगर मैं द्वारका में ही देखूं, द्वारका में कम से कम तो इसमें इसमें 10 से वो ये 12 कह रहा स्कूल्स था हैं। जी, वो ये कह रहा था कि नहीं मैडम आप मेरे से जीएसटी क्यों लोगे, हमारे ऊपर तो जीएसटी माफ की हुई है गवर्नमेंट ने। मैंने कहा आपके ऊपर काम माफ की हुई है ना, पर मेरे ऊपर नहीं की हुई। तो ऐसी कोई बात चल रही थी, नहीं, चलो वो पर्सनल बात है। वो अलग हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों का फीस का और सब कुछ पे मिल जाता है अलाउंस, मतलब जी इनकम जी टैक्स में ऐसा जी। नहीं रहता है। नहीं, बट ओवरऑल मुझे आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा। हमें हमेशा इस तरह से बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए। कई चीजें आपने बच्चों को सबको सिखाई होंगी कि हमें नॉर्मल बिहेवियर ऐसे बच्चों के साथ करना चाहिए, बर्थडे पार्टी हो अपने घर बुलाना करना, ये सब चीजें। बिल्कुल आपका सर, लेक्चर ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए, मैं यहाँ पे इसके लिए आपको आपको प्रूफ भी दे सकती हूँ कि बच्चों में कितना इम्प्रूव होता है। दीपशिखा जी एक ऐसे बच्चे के साथ पहले से उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा है कि जो छोटा था और आज बड़ा हो गया है। दीपशिखा जी ने एक बच्चे को ऐसा देखा है, वो खुद बोल सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट है। तो मगर कोई बोलता है कि बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बस आपकी मेहनत कंटिन्यूस रहनी चाहिए, तब जाके ऐसे बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। और सोशल सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे याद है दीपशिखा जी जब द्वारका में रहती थी तो वो खुद अपने बच्चों के बर्थडे में उस बच्चे को हमेशा बुलाती थी। तो मुझे मुझे उस चीज को पता है, इसलिए मैं ये यहाँ पे ये मेंशन पर्टिकुलरली कर रही हूँ कि जो ऐसे समझता है ना, जो इन बच्चों के ऐसे टच में रहता है, उनको पता चलता है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट होता है, दिखता है। एंड हम सपोर्ट इतना ही कर सकते हैं कि हम ऐसे एनजीओ को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे बताया ना कि हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तब तब हम ऐसी ऐसी चीजों में सपोर्ट कर सकते हैं इन बच्चों को। आपके नेबर में कोई बच्चा है, आप 10 बार पूछो। आपके साथ शॉप पे गया है, आप उसको हेल्प करो। आपको वो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, आप उसके पेरेंट्स से पूछो कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। उसकी बजाय कि ये बच्चा रो रहा है, आप इसको चुप करवाओ, आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, आप इसको यहाँ पे ले जाओ, आप इसको इस वाले भगवान के वाले पे वहां पे ले जाओ, ये सब कुछ बताने से बेटर है कि सिर्फ उस पेरेंट्स को इतना पूछ लो कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, वो आपको बता देंगे। जरूर। सबसे मेन चीज, जैसे यदि आप बस में जा रहे हैं या आप मेट्रो में जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों की आदत होती है भागने की। जैसे उनका स्टैंड आएगा, जल्दी से दरवाजे पर पहले से खड़े हो जाएंगे। यदि वहां पर ऑटिज्म या इस तरह का कोई डिसेबिलिटी वाला बच्चा खड़ा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें या उसकी मदद करें, कहीं वो गिरे ना। और बजाय कि धक्का मुक्की करने के, तो वहां पर भी मैं देखता हूँ लोगों को अभी भी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। दौड़ करके आते हैं, उसको पीछे पछाड़ देंगे और वो भले ही गिर जाए। थोड़ा सा हम लोगों को इंडियन का थोड़ा सा स्टाइल इस तरफ भी चेंज होना चाहिए, ये मेरी भी जी रिक्वेस्ट बिल्कुल है। बिल्कुल सर। हाँ। बसों में, और गवर्नमेंट ने तो काफी अच्छी चीजें बना ली हैं बसों में भी। उन्होंने बसों को लो वो वाला व्हील चेयर लो के वाला थ्रू आप कर जा लिया है, सकते हैं। इवन और दूसरा, कंसेशन बहुत कंसेशन सारे देते हैं ऑफिसों सब जगह में पे। वो बना दिए अपना क्या कहते हैं, लिफ्ट लगा दी है। लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। जब आप ऐसे बच्चों के साथ में जाते हैं, खुद फेस करते हैं, तब पता चलता है कि रोड कितनी बेकार है। आपको तो अच्छा लगता है रोड, आप की गाड़ी जाती है, बड़े बड़े टायर होते हैं, वो चलता है। लेकिन और यदि आप उस पे व्हील चेयर, अगर व्हील हाँ चेयर जी, लेकर व्हील के चेयर आप जब रोड पर चलाते चलो, हो तो तब तब पता मुश्किल चलता है रहता है। कि रोड आपकी कितनी, मतलब कितने गड्ढे हैं उसमें, कितना मुश्किल होता है। तो इन चीजों का ध्यान वास्तव में रखना चाहिए। थैंक यू। बहुत सुंदर आपका लेक्चर रहा एक मेरे ख्याल प्रश्न, से। एक हाँ। दीप जी, एक बात करनी है। एक बच्चे से मैं एसोसिएटेड हूँ, एक डॉक्टर है, उनका बेटा है और वो 7-8 साल का है। वो अक्सर मेरे से फ्रेंडली हो गया है। मैं उनके घर जाता हूँ, मेरे पास आता है, मेरा फोन ले लेता है और वो उस पर खूब वर्क करता है। एंड ही इज वेरी कंफर्टेबल विद मी एट दैट टाइम। तो उनके घर वालों ने भी उसके अंदर डेवलपमेंट देखना चालू किया है। और मैं मैडम से एक बात और पूछना चाहूंगा। मैडम जी, क्या इसका न्यूरोफिजियोलॉजी से भी कोई रिलेशन है? जैसे हाँ जी न्यूरोफिजियोलॉजी बिल्कुल है। देखिए,
मैं जो है मैंने मेडिसिनल मशरूम पे वर्क कर रहा हूँ। उसमें एक लायंस मैंने मशरूम है जो सिर्फ मेंटल नेटवर्क न्यूरॉन्स को जनरेट करने के लिए और न्यूरो कनेक्शन को बेटर करने के लिए काम करती है। वो जो ओल्ड एज में पार्किंसन, अल्जाइमर और जो भी डिमेंशिया वगैरह की बीमारियां हो जाती है उन पे भी वर्क करती है। तो इसमें भी मैं शुरू कर दिया है मैंने उस बच्चे को ये देना, तो देखता हूँ कितना डेवलप आता है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल थिंग अगेन टू बी यूज्ड। डेफिनेटली सर, ये न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करता है, बट यही है कि मैंने बताया ना कि अभी तक वो प्रूवन फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखा नहीं है। अब जैसे आयुर्वेद की सारी दवाई है, मैं भी इतने सालों से दे रही हूँ, मतलब मैं आज से नहीं काम कर रही हूँ, मैं इन बच्चों से 20 साल से जुड़ी हुई हूँ कम से कम। तो मैं 20 साल से इन बच्चों में दे रही हूँ, मैंने देखा है, इम्प्रूवमेंट देखा है। बट कोई ऐसे बोलेगा कि सिर्फ दवाई देके क्योर हो जाएगा, तो नहीं होगा। उसके ये साथ तो आपको ये थेरापिस्ट का काम करना पड़ेगा। हाँ मैडम, जी, ये स्पोर्ट के लिए है, हाँ, ये सपोर्ट के लिए है। मेंटल बिल्कुल स्पोर्ट के लिए है। बिल्कुल। तो हाँ जो जी, स्लगिश बच्चे होते हैं या डल होते हैं या कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, उनके ऊपर लाइंस मैंने मशरूम का एक्सट्रैक्ट जो है इट्स वर्किंग वेरी वेल। हाँ जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत आपको, थैंक बहुत यू। अच्छी बात है। थैंक यू, ब्रदर, थैंक यू और सो आज मच। का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने जो सजेस्ट किया, दीपशिका जी बता रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों के अंदर में आ जाए, थोड़ा सा डिफरेंट। हर वक्त हम डिजीज की ही बात करते हैं, तो कुछ सोशल फील्ड में भी होना चाहिए। तो आप लोगों को कैसा लगा? और आप इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास रहती है, आप इस रिकॉर्डिंग को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करने की भी कोशिश कीजिए और लोगों के अंदर बिल्कुल सही अवेयरनेस बताया, रहेगी। मैं भी वही कहने वाली थी कि आप इस रिकॉर्डिंग को भी अधिक से अधिक फॉरवर्ड, इवन आपके फैमिली ग्रुप में करते हैं, आपके रियल जितने फ्रेंड्स ग्रुप में दीपक करते जी हैं। मेरे को पर्सनल पे भेज देना, मेरे को पर्सनल, मैं काफी लोगों को भेज दूंगी फिर। जरूर जरूर। धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू मैम सो क्लास मच। को खत्म, समापन की ओर ले जाने से पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, गहरा लंबा सांस भरें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वैगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का, धन्यवाद आप सभी आत्माओं का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। घर्षण करें दोनों हाथों से, तेजी के साथ घर्षण करें, उसको अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all very much. Wonderful धन्यवाद, session. बहुत बढ़िया।